SCO 58 एंड PCSL 2026 के नोटिफिकेशंस आए हैं या नहीं आए, कांस्टेंट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर हर घंटे पे जवान भाई मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक वीडियो आउट नहीं की, कैप्टन एसके सर कहाँ हैं, अभिनव सर क्यों नहीं वीडियो आउट की, SCO 58 PCSL 2026 अलग अलग कोचिंग्स ने इसके नोटिफिकेशंस आउट कर दिए हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ACR में क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, तरह तरह के सवाल सर फ्लडेड है हमारे कॉल सेंटर। क्योंकि पिछले 3 सालों में जितने सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स हैं, जितने जवान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्विस एंट्री में कुछ भी चेंज हो तो त्रिशूल सबसे पहले वीडियो लाएगी और सबसे ऑथेंटिक वीडियो लाएगी। थैंक यू वेरी मच। इन दिनों आप आर्मी की तरफ से SSB इंटरव्यूज ले रहे थे, तो आखिरकार सर सबसे पहला सवाल, ये SCO 58 और ये PCSL 2026 की नोटिफिकेशंस आ गए क्या? क्योंकि इतनी कोचिंगों ने ये बना दिया है सर कि मतलब खुद को वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम लेट हैं। चलिए, अब जिसने बनाया है भाई जायज बात है, उन्होंने भी शायद पूरी चीज देखी नहीं है इसके अंदर। तो जैसा आप बोलते हैं ना कि गाइडेंस और मिस गाइडेंस दोनों साथ साथ चलता है, तो ये मेरे को वैसी एक प्रक्रिया लग रही थी जी। ऐसा कुछ है नहीं, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जितने भी सर्विंग एंट्री के जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं इस बात को सुन रहे होंगे, अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे लोग। SCO 57 और PCSL 2025 जी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रिकॉर्ड्स में पहुंचने की है 15 अप्रैल इस साल। जी हाँ, 15 अप्रैल तक, अभी 15 अप्रैल नहीं हुई है, 15 अप्रैल तक आपकी ये एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स में पहुंचनी चाहिए। उसके बाद वो डायरेक्टरेट में जाएगी, वहां से आपके SSB की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब पिछला जो एंट्री है उसकी एप्लीकेशन अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुई तो फिर और नए की नोटिफिकेशन आ गई, ये कहां से आ गया भाई, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई। अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस तरीके की कोई बात कही होगी, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट्स वो भी थे जो बेचारे ऑनलाइन क्लास में बात करते हैं तो वो परेशान हो गए, और आपने अभी जैसे बताया कि हर एक घंटे में फोन आता है त्रिशूल एकेडमी में। जी। पहली बात तो आई मस्ट से थैंक्स टू एवरी सर्विंग सोल्जर एंड JCOs जिन्होंने इतना ट्रस्ट रखा हुआ है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऊपर। अगेन अ पॉइंट, अगर ये एप्लीकेशन किसी भी कैंडिडेट के रेजमेंट में आई है या कहीं भी उनके पास है, या जिन्होंने वीडियो बनाया वो भी आगे ध्यान रखें कि ऐसे उल्टी सीधी खबरें ना फैलाएं, कम से कम उस एप्लीकेशन को जरा ध्यान से देखिए। SCO का जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, वो अप्रैल 2004 का लेटर है, SCO का 2004 का लेटर है। और जो PCSL है उसका जो एप्लीकेशन है वो जनवरी 2007 का लेटर है। आज क्या चल रहा है सर? 2025 चल रहा है। अब ये लेटर क्यों आ गया आपकी रेजिमेंट में, ये भी जरा ध्यान से समझिए। पिछले 1 साल से हमेशा एक प्रॉब्लम रहती थी, SCO और PCSL एंट्री के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते थे उनको एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं मिलता था। उनको एलिजिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग लोगों से पता करनी पड़ती थी जाकर के, है ना। कोई यूट्यूब चैनल से देख रहा था, कोई कहीं ढूंढ रहा था। फौज का बंदा, अगर जो सर्विंग कैंडिडेट है, अगर वो बाहर के एकेडमीज पर, प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढेगा ये सब चीजें, तो फौज क्या कर रही है? तो फौज ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया इन 2 एप्लीकेशन फॉर्मेट्स के साथ। उन्होंने पहली चीज तो भेजी कि यार देखो, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी आपको हम लिख करके दे रहे हैं, आपकी रेजिमेंट में पहुंच जा रही है। तो ये एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी के लिए आप बेंचमार्क कर सकते हैं, जी हाँ, देख सकते हैं। अच्छा जी। दूसरा, क्योंकि देखिए क्या है, ये लेटर्स इतने पुराने हो गए थे कि कई बार क्लरिकल स्टाफ को भी नहीं पता होता था, और जो ऑफिसर्स होते थे उनको भी बहुत हद तक नहीं पता होता था, क्योंकि लेटर पुराने हो गए, उनकी गलती नहीं है ये।
लेकिन अब फौज ने फिर से वो रिफ्लोट कर दिया कि भाई इसको पढ़िए पहले आप लोग कि आपके रेजिमेंट से कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके साथ एड ऑन किया गया वो एप्लीकेशन फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन तैयार करना पड़ेगा। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आप अभी तक भटक रहे थे इधर उधर, वो भटकना नहीं है, आपके पास है वो रेजिमेंट में, जाइए वो लेटर लेकर के आप उसके हिसाब से बना लीजिए अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, ये तरीका था। यहां तक समझ गया सर। जो डेट इन्होंने बताई कि 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। 15 सितंबर 2025 तक आपकी एप्लीकेशन भर करके रिकॉर्ड्स में पहुंचनी चाहिए। वो भी इस साल वाला, इस जो जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं अभी 58 और 2026, वो 15 सितंबर तक डेट आएगी। मतलब वहां की लास्ट डेट जो है 15 सितंबर होगी। 31 जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब 31 जुलाई से आप अपनी एप्लीकेशन भर करके इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कराइए और 15 सितंबर तक आपकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स में पहुंच जाए। ये प्रावधान था इसका। देखिए एससीओ एंट्री को अगर अभिनव सर आप ध्यान से समझें तो एससीओ एंट्री का जो प्रपोजल लेटर था गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट ने जो ये कमीशन इंडक्ट की थी, इसका पहला लेटर आया था 1997 में, जिसको स्टार्ट किया गया 1998। एससीओ कमीशन 1998 में स्टार्ट हुई है 1997 के अमेंडमेंट के द्वारा। और वो अमेंडमेंट क्या था, 2 एंट्री होती थी। पीसीएसएल जो है, पीसीएसएल क्यूएम एक और होता था, पीसीएसएल क्वार्टर मास्टर, अच्छा, और आरसीओ रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर। ये 2 कमीशन बंद करके 97 के लेटर के आधार पर इन दोनों को मर्ज करते हुए एक नई कमीशन तैयार की गई, दैट इज स्पेशल कमीशन ऑफिसर, एससीओ। ठीक है, अब उसी आधार को लेकर के चला जा रहा है, राइट। पीसीएसएल जो है ये 94 में लास्ट अमेंडमेंट आया था पीसीएसएल एंट्री के अंदर, और वहां से अभी तक वही चीजें कैरी की जा रही है। इसके अंदर फॉर्मेट वही है, सिर्फ फौज ने आपके वेलफेयर के लिए वो फॉर्मेट भेज दिया आपकी रेजिमेंट में। इसको आप बाहर के भ्रामक जो निर्देश हैं या कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी आ गई नोटिफिकेशन, आप जो है हड़बड़ाने लग गए, क्योंकि एक कैंडिडेट ने ये पूछा कि जी इसमें तो 40 इयर्स लिखा हुआ था। मैं आ रहा था कि सर आखिरकार पीसीएसएल की एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी कंफ्यूजन है। कोई 40 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कांस्टेंट 40, 42, 45 चक्रव्यूह रचा हुआ है। अब भाई हमने वीडियो बना दी, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है सर, कोई एक चैनल, कोई एक कोचिंग बना देता है कि पीसीएसएल की नई उम्र, अटेंशन, और ये नहीं देखा तो फिर तुम्हारा करियर खत्म, तुम्हारे सपने खत्म, इस तरीके की थंबनेल बन जाती है। और वो बेचारे जवान भाई, उनका हाथ पैर फूल जाता है कि यार आखिरकार एज क्या है। नहीं, बिल्कुल ना डरें, अभी तक ऐसी कोई चेंजेस नहीं आए हैं जी। और देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया है पीसीएसएल के लिए, वो आरओ जो होता है रिकॉर्ड ऑफिसर जी, या एओ जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो दोनों के लिए 40 इयर्स है। अगर आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, टेक्निकल एंट्री मतलब मान लीजिए ईएमई में कोई एचएमटी था तो उन्होंने डिप्लोमा किया, या फौज में जो आर्टिलरी है उसमें एआईजी था, इंस्ट्रक्टर ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी, या जो एडी में एआईजी थे, ठीक है, या जो इंजीनियर्स में होते हैं जेईएमईएस के साथ, ये जब आते हैं इस कमीशन के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया हो फौज के अंदर आने के बाद, वो सब टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल है। फौज का डिप्लोमा बाहर करके आए हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाहर आप चाहे इंजीनियरिंग करके आओ, फौज से मतलब नहीं है। फौज का डिप्लोमा लेवल कोर्स किया है तो आप टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप आकर के 42 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो टेक्निकल जितने भी हैं, टेक्निकल जवान भाई, वो 42 तक अप्लाई कर सकते हैं। जी, और एक होता है इंस्पेक्टर ऑफ म्यूजिक बैंड, हाँ, म्यूजिक बैंड लिए जो जाती हैं एप्लीकेशंस, वहां पर आपकी एज 45 इयर्स तक, उसको इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि म्यूजिक जो है उसको अभी तक एक ट्रेडमैन के तौर पर माना जाता था। उनकी जो रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, वो कम होती थी, और इसमें बहुत ज्यादा लोग कमीशन के लिए ट्राई नहीं करते हैं सर। अच्छा, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, पीपल भी कम होंगे सर। यस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नवंबर 2024 में ऑलरेडी एक लेटर आर्म फोर्सेस की तरफ से फ्लोट किया गया है, जिसमें सभी फॉर्मेशन कमांडर्स को ये कहा गया है कि आप अपने म्यूजिक वाले कैंडिडेट्स को
बूस्ट मारिए, बूस्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वैकेंसीज खाली जा रही हैं। तो जो म्यूजिक वाले हैं ये लोग भी आकर के अप्लाई करिए, बहुत मौका है। 45 साल तक एज है, सबसे ज्यादा एज आपकी वहीं पर है। तीनों एज के डिफरेंसेस के बाद ये भी ध्यान रखें कि ये एज है कहाँ, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एकेडमी, जो आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि पीसीएसएल के लिए 1 जुलाई स्टैंडर्ड माना जाता है। वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होती है, मगर स्टैंडर्ड हम कह रहे हैं 1 जुलाई मानते हैं। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे एकेडमी को, उस दिन ये एज, उस दिन आप इससे ऊपर ना जाएं। अगर आप इसके अंदर हैं, एक दिन भी अंदर है, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी इसकी एज वाइज। सर एज वाइज तो आपने बता दिया, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करते हैं। बात करते हैं कुछ आर्मी एक्ट्स की। कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है अगर तुम्हारे अगेंस्ट, कोई आर्मी एक्ट वायलेट किया है तुमने, तो तुम एलिजिबल नहीं। इसको सरल भाषा में अगर आपसे, जैसे आप सरल भाषा में हमारे जवान भाइयों से बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत अगर वो जवान है तो वो ये एप्लीकेशन का लाभ नहीं उठा सकता? देखिए, अगर आप एससीओ एंट्री के लिए बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट इस सर्विस टेन्योर कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए उनकी। एससीओ में अगर आपके पास कोई भी एक रेडिंग एंट्री है तो आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए आपकी एप्लीकेशन नहीं जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें 5 एसीआर इंक्लूड किए जाते हैं एससीओ में। हाँ, अच्छा। जिसमें देखिए, अगर एक कैंडिडेट है जिसकी 5 साल नौकरी, मिनिमम सर्विस 5 इयर्स चाहिए, बिल्कुल, 5 साल में प्रमोशन नहीं मिला, प्रमोशन के साथ अगर यार मिला है तो एक ही मिला है और एक ही एसीआर भरा गया है, अगर एसीआर के लिए आप एलिजिबल है तो अगर आपका एक एसीआर भरा गया है तो वो एक एसीआर आपका जो है अबव एवरेज होना चाहिए। हाई एवरेज नहीं भी है तो चलेगा। अबव एवरेज और हाई एवरेज का क्या फर्क होता है, ये सभी सर्विस कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए। अगर 10 में से आपको 8, 9 या 10 नंबर मिल रहे हैं तो आप हाई एवरेज स्कोरिंग में जा रहे हैं। अगर 6 या 7 दिया जा रहा है आपको तो आप अबव एवरेज है। उसके नीचे फिर 4-5 तक आप जो है एवरेज में आ जाते हैं, उसके नीचे फिर तो खत्म ही है कहानी। तो अबव एवरेज और हाई एवरेज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर एक एसीआर आपका भरा गया है तो आप कम से कम अबव एवरेज क्राइटेरिया में रहे। अच्छा, अगर 2 एसीआर भरे गए हैं आपके तो दोनों आपके अबव एवरेज में होना जरूरी है। अगर 3 एसीआर भरे गए हैं तो 1 हाई एवरेज चाहिए और 2 अबव एवरेज चाहिए। अगर 4 एसीआर आपके भरे गए हैं तो 1 हाई एवरेज चाहिए और 4 आपके अबव एवरेज चाहिए। और अगर 5 एसीआर भरे गए हैं तो 2 हाई एवरेज चाहिए आपके लिए और 3 अबव एवरेज एसीआर चाहिए। ये एसीआर का क्राइटेरिया है। प्लस एससीओ कमीशन बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपके लिए रेडिंग एंट्री का कोई चांस नहीं है। रेडिंग एंट्री है तो आप एलिजिबल नहीं है। पीसीएसएल कैन अप्लाई फॉर दैट। पीसीएसएल रेडिंग एंट्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट कौन कौन से आर्मी एक्ट हैं जो आपको रोकते हैं आगे चल करके? आर्मी एक्ट 34, अगर कभी सजा मिली भी हो किसी को तो आप सबसे पहले अपना जो चार्जशीट है उसमें जो आपके ऊपर एक्ट्स लगाए थे वो एक्ट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आर्मी एक्ट 34 से लेकर के 38, मतलब 34, 35, 36, 37, 38, ये 6 एक्ट्स में से कोई भी एक एक्ट लगा है आपके ऊपर तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर आपकी एप्लीकेशन आगे जाकर के भी वापस आ जाएगी। पहली बात तो जाएगी नहीं, आपके कमांडिंग ऑफिसर आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। इसमें देखिए 34 से 38 तक क्या आता है, दुश्मन से मिली भगत करना। अच्छा है ना, आप दुश्मन देश के लिए, देशद्रोह के आपके ऊपर जो एक्ट लगते हैं। म्यूटिनी, आप जो है विद्रोह कर दिया फौज के अंदर रह करके, है ना, डिसर्शन हो गया, ये सब चीजें ना हो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, 34 से 38 आर्मी एक्ट ना लगा हो। दूसरा 40 और 41, स्पेशली 40A आर्मी एक्ट 40A ना लगा हो आपके ऊपर और 41 ना लगा हो। ये क्या कहता है? आर्मी एक्ट 40A कहता है कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है अपने सुपीरियर के ऊपर, होता है ना कि ऑफिसर को मार दिया या किसी सीनियर को मार दिया, है ना, तो जो ये फोर्स अप्लाई करते हैं ये नहीं होना चाहिए। 41 क्या कहता है? डिसोबीडियंट नहीं है ये, मतलब ऊपर से हुक्म आया और आपने नहीं माना और उसके ऊपर रेडिंग एंट्री मिल गई तो ये भी आपको एलिजिबिलिटी से रोकता है। ठीक, फिर 63 मॉरल टर्पिट्यूड नहीं आना चाहिए।
किसी भी प्रकार का मॉरल टर्पिट्यूड आपके ऊपर, आर्मी एक्ट 63 ना लगा हो, आर्मी एक्ट 64 ना लगा हो आपके ऊपर, 64 का जो सी 64C ना लगा हो आपके ऊपर। ये क्या कहता है? सुसाइडल टेंडेंसी ना हो, आपने इससे पहले सुसाइड के लिए ना अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि पीसीएसएल एंट्री थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है सर्विस, और कभी कभी डिसहार्टेंड होकर के आप मायूस होकर घर की परेशानियों से या फौज के काम के दबाव की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने चले गए, और बाद में अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, सोचा चलो कमीशन ही ले लेते हैं, तो वो कमीशन बहुत दूर रह गई आपसे, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह गए थे। तो इन आर्मी एक्ट्स में ना आए तो आप पीसीएसएल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्या बात है सर, आप तो बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया मिलिट्री एक्ट के, मतलब याद है आपको पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है सर। सर, आपने एसीआर की बात कर ली, आपने मिलिट्री एक्ट के बारे में बात कर ली। एक आखिरी सवाल जो एससीओ पीसीएसएल एस्पिरेंट्स जवान भाइयों को दिक्कत होती है, वो होती है सर्विस पीरियड की। कहते हैं, आपने बताया कि एससीओ में 5 साल मिनिमम सर्विस चाहिए, पीसीएसएल में 10 साल चाहिए। ये 5 साल 10 साल कहां से गिना जाता है? जिस दिन वो अपनी पहली पोस्टिंग पे आया उस दिन से, या जिस दिन वो ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचा उस दिन से? बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं इसको भी लेकर। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं सर, जो ये सर्विस इनकी गिनी जाती है 5 साल या 10 साल, ये इनके रेजिमेंट में एप्लीकेशन भरने की समय से गिनी जाती है। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन भर करके सीओ साहब के सामने खड़े होंगे, आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर में डाली है, ठीक है, उस दिन आपकी इतनी सर्विस होगी। यानी कि 31 जुलाई को आपने बताया था कि एससीओ 58 और वो प्री कमीशन, वो अच्छा। कमीशन मतलब वो तो आप एकेडमी में पहुंचे, एज वहां से कैलकुलेट हो रही है, मगर जो सर्विस है वो आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर से काउंट की जाती है। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन लेकर के इंटरव्यू के लिए खड़े होंगे कमांडिंग ऑफिसर के सामने, उस दिन 5 साल एससीओ के लिए और 10 साल पीसीएसएल के लिए हो जानी चाहिए आपकी। थैंक यू सर। ये 3 तरह के सवाल हमारे जवान भाई, और स्पेशली क्योंकि वो, जैसे मैं बोलता हूँ आप भी बोलते हैं कि मिस गाइडेंस कर देते हैं लोग, कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब मुझे समझ आता है क्यों जवान भाई सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन त्रिशूल को बोलते हैं, क्योंकि आप जैसे मतलब जो गुरु हैं, आपको मिलिट्री एक्ट तक याद है। सर, सर्विस छोड़े कितना टाइम हो गया होगा आपको? सर मेरे को 20-21 साल। अरे बाप रे बाप 20-21 साल हो गए। आज 2004 जी। और आज भी आपको सारे मिलिट्री एक्ट सब चीजें याद है। क्या बात है सर। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हो सकता है कि मैं इन लोगों के बीच में अभी तक रहा हूं। मैं ये बोलने जा रहा था, आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड दैट वे कि अभी तक देखिए फौज से निकलने के बाद भी फौज से बाहर नहीं जा पाए। आज भी आर्मी के कोर्सेज कंडक्ट करते हैं हम लोग, और शेड्यूल वहां भी देना होता है, और थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताने को मिलता है। प्लस इन लोगों के साथ जब शाम को बात करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली एसएसबी, लाइफ से रिलेटेड। जैसे कल मैं आप एक एग्जांपल दूं कि कल एक कैंडिडेट है जिसने मेरे को एक बड़ी वैसी खबर बताई, क्लास के दौरान ही उसने कहा कि सर एक मुझे डाउट है, नॉट रिगार्डिंग एसएसबी। मैंने बोला पूछो, कोई भी बात है आपकी लाइफ में। उसने कहा कि सर आपको याद होगा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अभी टीचर्स जो भर्ती हुई थी पीछे, उसमें लगभग 25,000 टीचर्स से ज्यादा भर्ती हुए थे, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। उस सर्विंग सोल्जर का एक बहुत खास दोस्त था, जो 3री क्लास से उसके साथ पढ़ता था। वो इस भर्ती के थ्रू क्वालिफाई हुआ था, एंड ही वाज टीचिंग 10th क्लास, मतलब हायर क्लासेस को पढ़ा रहे थे, और मैथ्स का टीचर था, अच्छा पोटेंशियल था। अब वो अचानक जो है निकल गया इसमें, और उसने सुसाइड कर लिया। ही हैंग्ड हिमसेल्फ, सॉरी, ठीक है, और घर में अकेला बैठा था, क्योंकि ये बंदा उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अब आप सोचिए कि फौज में एक सर्विंग कैंडिडेट के ऊपर या एक सर्विंग पर्सनल के ऊपर कितने तरीके की चीजें आती हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत, वर्क लेवल अलग, फैमिली इश्यूज अलग, और जो आप पे विश्वास करते हैं उनकी उम्मीदें अलग हैं आपसे। ये आपको व्यक्तित्व बनाता है। जो हम बात बात में कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या चाहिए, पर्सनैलिटी यहां से निखरती है कि देखिए कितने तरीके की जवाबदारी आप एक साथ उठा रहे होते हैं। वो ऑफिस में बैठा हुआ है,
मगर उसके दिमाग में वो चीज आई, उसने मुझसे पूछा कि सर अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद उसके फादर ने जब मुझे बताया तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतना समय साथ में बिताया, तो मैं अब क्या करूं। और ये बात है सर 9:15 9:30 बजे रात की। मैंने उसे कहा कि पहली बात तो कि जब क्लास खत्म होगी, क्योंकि क्लास में 10 मिनट शायद बचे होंगे, ये लास्ट ही डिस्कशन था। मैंने कहा कि यार देखो, पहली चीज तो जिंदगी में ना चैलेंजेस या परिस्थितियों से भागना नहीं कभी। परिस्थितियों का जितना सामना करोगे उतना आप स्ट्रांग होगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। तो पहली चीज तो इससे भागिए मत कभी। क्लास खत्म होती है, आज उनका क्रिमेशन भी हो गया होगा, बड़े सहूलियत के साथ, पेशेंस के साथ आप उनको धैर्य बंधाते हुए उनसे बात करिए। और उनकी फैमिली आगे क्या करेगी, क्योंकि बेटा तो चला गया, उनका अर्निंग हैंड गया, अब आपके ऊपर विश्वास करके अगर आपको बताया है तो आगे क्या होगा उनकी लाइफ में, एंड व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, आप यहां से देखो चीजों को, और फिर आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये शायद ये बॉन्डिंग, या इसको मैं हमेशा जो है एक फैमिली के तौर पर देखता हूं कि मैं उन सभी कैंडिडेट्स को जो मेरे ग्रुप में है, लगभग आई बिलीव बहुत बड़ा ग्रुप है, शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट, और जितने लोग हैं उनको मैं एक फैमिली के तौर पे मानता हूं कि यार जब कहीं कोई प्रॉब्लम आए तुम कॉल कर लो मुझे, या मैसेज लिख दो, नहीं फोन उठाओ। 1 घंटे की क्लास जवान भाइयों 8 से 9, कभी 9:30, कभी 9:45, कभी रात तक क्लासेस चल रहे हैं। तो आई एम श्योर सर पर्सनल टच दे रहे हैं, तभी ये मिलिट्री एक्ट याद करना है, या ये इसलिए क्योंकि आप जवान भाइयों का हित चाहते हैं, और वो सर वो भी ट्रस्ट करते हैं, तभी आज with the grace of God, with your hard work, with late wing commander Mehrotra's blessings, we are doing good sir. हम अच्छा कर रहे हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं, हम AMC-NT में रिजल्ट दे रहे हैं, हम ACC में दे रहे हैं, SCO में दे दिया, PCSL में दे दिया, कोई सर्विस एंट्री बची नहीं जिसमें अभी तक दिया नहीं। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंटर टू हमारे जवान भाइयों। और जवान भाइयों, आशा करता हूं कि अब जो SCO PCSL के कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो। भैया प्लीज ये सब चैनल्स, ये सब जो इन लोगों को जो अफवाह फैला रहे हैं ना, उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ना नेगेटिव सुनेंगे ना नेगेटिव होंगे, बात खत्म। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।